हेलो दोस्तों, तो एनटीपीसी 7 मई का एग्ज़ाम जो हुआ अंडर ग्रेजुएट का, तो उसके कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला है, तो इन क्वेश्चन के टाइप के जितने भी हैं, उसको प्रैक्टिस करके ही जाएँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था, पिया मैटर किस परत का हिस्सा है? तो पिया मैटर जो है मेनिंजाइटिस का परत होता है, जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है और यह मेनिंजाइटिस में कितने हमारे पिया मैटर हमारे मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करने वाली परतों का हिस्सा है और इन सुरक्षा परतों को सामान्य रूप से मेनिंजिस मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है और पिया मैटर जो होता है सबसे आंतरिक परत है। ठीक, नेक्स्ट है कि मेनिंजाइटिस की 3 परत होती है, कौन कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, एक नोइड मैटर, पिया मैटर। तो ड्यूरा मैटर जो है सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत होती है जो खोपड़ी से जुड़ी होती है और एरेक्नॉइड मैटर जो होता है यह बीज की परत होती है, एरेक्नॉइड बीज की परत होती है और पिया मैटर सबसे भीतरी परत होती है, बहुत ही पतली नाजुक होती है, यह सीधे मस्तिष्क के टिश्यू और उनके सिलवटों के बीच चिपकी रहती है। ठीक, तो ये पिया मैटर जो है मेनिंजाइटिस की परत है। तो इतने फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग इत्यादि खनन शामिल होते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जिससे बैंकिंग, संचार इत्यादि ये सब सुविधाएं तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आती है। तो इन सबको एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि तृतीय क्षेत्र में परिवहन जो है, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी सेवाएं, पर्यटन और मनोरंजन, ये सभी क्या आती है? ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। जीडीपी में योगदान, भारत के कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होता है। और रोजगार, तो यह क्षेत्र तेजी से रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, खास करके शहरी क्षेत्रों में। तो ये सारे फैक्ट जितने भी हैं एग्जाम के दृष्टि से आपका कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन के जितने भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे टॉपिक को क्लियर करके ही एग्जाम में जाएं। तो विदेशी निवेश, एफडीआई, भारत में आने वाले विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा आईटी और वित्तीय सेवाओं में आता है, जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत होता है। निर्यात, तो भारत दुनिया भर में अपने सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस की सेवाओं के लिए जाना जाता है। तो ये जीडीपी का योगदान याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? तो ये करंट का क्वेश्चन आया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ से संबंधित है। ये क्या है नन्हे फरिश्ते? तो नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से गुमशुदा या भागे हुए या तस्करी का शिकार हुए बच्चों को बचाना है और उन्हें सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाना है। तो ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का ये जो मेन मकसद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी में है पॉइंट हमारा कि बच्चों को सुरक्षित बचाने के बाद उन्हें चाइल्ड हेल्प डेस्क या चाइल्ड लाइन 1098 जो नंबर है और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को सौंप दिया जाता है। उन्हें उनके माता पिता से मिलवाने का काम वो करते हैं। तो अगर वो बच्चा अगर थोड़ा सा तेज हो, अपना घर परिवार का एड्रेस जानता हो, तो उसको तो आरपीएफ कर देते हैं, लेकिन अगर जो बच्चे बचाएगा उनको नहीं पता है उतना, तो ये एनजीओ से संपर्क करके और उसको उनके घर के पास पहुंचाने का, घर पहुंच भेजने का काम करते हैं। ऑपरेशन आहट भी इससे रिलेटेड एक और इनोवेशन है। तो ये ऑपरेशन आहट क्या है? तो ये विशेष रूप से मानव तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है और मेरी सहेली ये महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। तो ये जितने भी स्कीम है ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस, जिसे पहली बार घास के मैदानों के पक्षियों की गणना के रूप में जाना जाता है, किस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया? तो ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है उसमें, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जानने वाला फैक्ट हम लोगों के लिए है एग्जाम की दृष्टि से कि इसका मुख्य उद्देश्य है काजीरंगा के विशाल घास के मैदानों में रहने वाले विशिष्ट पक्षियों की प्रजातियों का डेटा एकत्र करना और उनके संरक्षण की रणनीति बनाना। इस सर्वे के दौरान कुल 43 प्रजातियों के पक्षियों का दस्तावेजीकरण किया गया। ठीक, अगला इसमें है पॉइंट की महत्वपूर्ण खोज में क्या शामिल थे? इसमें सबसे खास खोज फिंस वीवर पक्षी के 85 से अधिक घोंसलों का मिलना था। यह पक्षी दुनिया का सबसे दुर्लभ बुनकर पक्षियों में से एक है। तो पक्षी का नाम याद रखिए कि क्या पता अगले आपके जब शिफ्ट में एग्जाम हो तो उसमें पूछ सकता है उस पक्षी का नाम, तो फिंस वीवर याद रखिएगा। अगला है कि तकनीक, तो इस गणना के लिए पहली बार पैसिव अकूस्टिक्स रिकॉर्डिंग और बर्टनेड जैसे एआई आधारित टूल का उपयोग किया गया ताकि पक्षियों की आवाज़ों से उनकी पहचान की जा सके। तो ये तकनीक का नाम भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ अब महत्वपूर्ण जानकारी है जो जानना जरूरी है। जैसे जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्या? हेली नेशनल पार्क,
हिली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था। हेमिस जो है लद्दाख का भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है असम का एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और गिर जो है गुजरात में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। कान्हा के बाद में याद रखिए तो कान्हा मध्य प्रदेश में बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और केबू लमजाओ तो ये रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबू लमजाओ मणिपुर में है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से रिलेटेड, रैम एंड रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होगा रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बीच मुख्य अंतर क्या है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। तो रैम यह एक वोलेटाइल होता है, मतलब अस्थायी मेमोरी होता है, बिजली कटते ही डेटा गायब हो जाता है। लेकिन वहीं पे रोम जो है एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल है, जिसके बिजली कटने के बाद भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। तो यह मुख्य अंतर था रैम और रोम का। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत के पत्थर के मुख्य वनस्पति क्या है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तिब्बत के पर्वत पत्थर नहीं होगा, यहाँ पे वनस्पति होगा, ऐसे कुछ पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखिए तिब्बत के पठार की अत्यधिक, या यहाँ पे पठारी होगा, ठीक, ये पत्थर नहीं होगा, पठार होगा। तो तिब्बत के पठार की अत्यधिक ऊंचाई, कम वर्षा और कड़ाके की ठंड के कारण यह प्राकृतिक वनस्पति बहुत विशिष्ट है। यहाँ मुख्य रूप से अल्पाइन, तो इसका करेक्ट आंसर था अल्पाइन। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तिब्बत के पठार में। तो और ही इंपॉर्टेंट कुछ इसमें फैक्ट्स जो जानना जरूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अल्पाइन घास के मैदान, तो यह एक तिब्बत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो है घास के मैदान है अल्पाइन। यह थोड़ी बहुत वर्षा, यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है। यह कुब्रेसिया जैसी छोटी घास और फूल वाले पौधे बहुतायत में मिलते हैं यहाँ पे। कुब्रेसिया घास के जो किस्म है, आपको इसको भी जानना है, कुब्रेसिया। यह क्षेत्र जो है पशुपालन विशेषकर याक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, अल्पाइन के। अगला है कि अल्पाइन स्टेप और शुष्क वनस्पति। तो पठार के मध्य, तिब्बत के पठार के मध्य और पश्चिमी भागों में जहाँ जलवायु बहुत शुष्क होती है, स्टेप 1 मिलते हैं। यहाँ घास के गुच्छे दूर दूर होते हैं और जमीन पर काफी हिस्सा खुला रहता है, ठीक। तीसरा है अल्पाइन मनोस्थल वनस्पति। तिब्बत के सुदूर उत्तर पश्चिमी हिस्से जैसे चांगटांग क्षेत्र में वनस्पति नाममात्र की होती है। चलिए अगला है कि यहाँ केवल वही पौधे जीवित रहते हैं जो अत्यधिक ठंड और सूखे को सहन कर सकते हैं और कंटीली झाड़ियाँ और जमीन से चिपकी रहने वाली कई काई और लाइकेन यहाँ मिलते हैं, ठीक। तो इतने जानकारी आपको इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मिलते हैं और आपको जानने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल कोयला उत्पादन कितना रहा। तो करंट से देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डाटा पूछा है भारत का 23-24 में भारत का कुल कोयला उत्पादन कितना रहा। तो 997.826 मिलियन टन रहा। कुछ इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो भी हमको जानना चाहिए एग्जाम के लिए। तो देखिए पिछला वर्ष 2022-23 के 893.191 मिलियन टन के मुकाबले इसमें लगभग 11.71% 71% की वृद्धि हुई। तो क्या पता आपके एग्जाम में अब ये क्वेश्चन बन जाए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई पिछले 22-23 के मुकाबले। तो 11.71% की वृद्धि हुई, याद रखिएगा। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसने अकेले कितना 773, लगभग मोटे तौर पर याद रखिए 773 मिलियन टन का उत्पादन किया। SCCL और अन्य सिंगरेनी कोयलियरीज कंपनी ने लगभग 70.2 मिलियन टन का योगदान किया। कोकिंग कोल की बात करें तो वर्ष 2023 से 24 के दौरान घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन 66.822 मिलियन टन रहा, ठीक। अगला देखते हैं लक्ष्य क्या है। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 बिलियन टन यानी कि 1000 मिलियन टन से अधिक का लक्ष्य रखा है, जो हालिया आंकड़ों के अनुसार पार भी हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए थे, जिसका करेक्ट आंसर था कि भव्य महलों और मंदिरों का होना, ये इसकी विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो नगर नियोजन की बात करें तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी विशेषता यह सुनियोजित शहरी व्यवस्था थी, ठीक है। तो यह शहरी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता। ग्रिड सिस्टम, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर जो है शतरंज की बिसात जैसा दिखता था। 2 भाग, शहर आमतौर 2 भागों में विभाजित थे। एक ऊंचा भाग जिसे दुर्ग कहा जाता था, जहां शासक वर्ग रहता था, और दूसरा निचला भाग जहां शहर होता था, जहां आम नागरिक रहते थे। पक्की ईंटें, तो मकान बनाने के लिए पक्की ईंटें का प्रयोग किया जाता था, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं की तुलना में बहुत आगे थे, ठीक। अगला है जल निकासी की प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था आज के आधुनिक शहरों जैसी ही थी,
प्रत्येक घर की छोटी नालियां गली की बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। नालियां ढकी हुई होती थी और उनकी सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मैन होल बनाए गए थे। यह स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है। अगला पॉइंट है विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो में मिला, क्वेश्चन पूछता है विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो याद रखिए। तो मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता था। इसके चारों ओर गलियारे और कमरे बने हुए थे और पानी को रिसने के लिए बिटुमेन का लेप किया जाता था। ठीक। अगला है आर्थिक जीवन और व्यापार। तो कृषि में क्या करते थे, गेहूं, जौ, मटर, कपास का उत्पादन करते थे और दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को ही जाता है। व्यापार में क्या है, तो उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस तक फैले हुए थे। लोथल जो है इस सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। माप तौल के लिए वे 16 के गुणक में बाट का प्रयोग करते थे। और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता में क्या थी, तो उनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कला, वे मूर्तियां बनाने, जैसे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, और मिट्टी के बर्तन और मुहरे मतलब सील्स, सिक्के बनाने में माहिर थे। वे पशुपति शिव की मुहर यहाँ की धार्मिक मान्यता थी। मातृसत्मात्मक समाज था उनका, मतलब खुदाई में मिली अधिक संख्या में नारी मृण मूर्तियों से पता चलता है कि समाज मातृसत्मात्मक था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध धातु की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। देखिए मोहनजोदड़ो से 2 क्वेश्चन आ गया। तो ये धातु की यह मूर्ति कांसे की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तो इसी में पॉइंट जानने जरूरी है आपको, तकनीक। तो इसने इसे बनाने के लिए लुप्त मोम तकनीक या सियर पर्ड्यू का उपयोग किया जाता था। इस मूर्ति की खोज 1926 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान की गई थी। तो पूछ सकता है कि किसने की थी, अर्नेस्ट मैके ने की थी। यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची और 4500 साल पुरानी मानी जाती है। लोथल, यहाँ से तांबे का कुत्ता और पक्षी की आकृति मिली हुई है। कालीबंगा, यहाँ से तांबे का बैल मिला है। हड़प्पा, यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी में मिली हुई है। तो इतने फैक्ट्स आपको जानने जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ वन्यजीव, वन पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया, तो ये नेपाल के साथ किया था। 25 फरवरी 2026 को हुआ। प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, तो दोनों देशों के बीच साझा पारिस्थितिक तंत्र जैसे हिमालयी क्षेत्र और तराई क्षेत्र का संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मिलकर निपटना। मुख्य वन्यजीव प्रजातियां, तो इस समझौते के तहत विशेष रूप से हाथी, बाघ, एक सींग वाले गेंडा, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन और गिद्धों के संरक्षण के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अगला है कि सीमा पार सहयोग। भारत और नेपाल के बीच वन्यजीव गलियारों की बहाली की जाएगी ताकि जानवर बिना किसी बाधा के एक दूसरे देश से जंगल में जा सके हैं। और नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने चाहिए। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, बालेंद्र शाह हैं और 27 मार्च 2026 को नेपाल के वे 27वें प्रधानमंत्री बने हैं। एक प्रसिद्ध रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे ये। और नेपाल के राष्ट्रपति अभी करंट में नेपाल रामचंद्र पौडेल हैं। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। और भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश यह नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बिहार, आप इसी राज्य बिहार जो है कई जिले जैसे कि चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी सीधे नेपाल के सीमा से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड, तो ये पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा बनाता है। काली नदी यहाँ सीमा का काम करती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है। सिक्किम या पूर्व की ओर नेपाल से जुड़ा है। तो 5 राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो सिक्किम से लगे हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 किससे संबंधित है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था इसका राज्यों के विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इन 6 राज्यों में पहले 7 राज्य था। जम्मू एंड कश्मीर जो था उसमें भी था विधान परिषद, लेकिन एक वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसलिए इसमें अब 6 राज्य ही है जिनमें विधान परिषद है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में आ रहे हैं, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन जरूर तैयारी करके जाएं। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। तब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।